नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं माया नगरी मुंबई में, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में। लेकिन बात होगी दिल्ली दरबार की, और सेना इसके लिए कितनी तैयार है। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, और शिवसेना में भी असली नकली का खेल हो रहा है। लेकिन असल नतीजे आएंगे 4 जून को। और जहां मैं बैठा हूं, महाराष्ट्र राज्य में 48 सीटें हैं, ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। 35 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी कि उम्मीदवारों की और राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, बटन दब चुका है। 13 सीटों पर बटन और दबना है, और वो 20 मई को प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे में कौन कहां खड़ा है, ये बताने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के युवा चेहरा और मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, जो सरकार बाद में पलट गई, तख्ता पलट हो गया जिसका, आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे के बारे में जानते तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन एक बात शायद कम ही लोग जानते हैं कि ये कवि हृदय भी हैं। ये एक पोएट हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने बाकायदा एक किताब निकाली। उसका शीर्षक था माय थॉट्स इन व्हाइट एंड ब्लैक। इनके विचार सफेद और काले में, नो ग्रेज। तो आज सीधा सवाल में आदित्य, देयर शुड बी नो ग्रेज। सीधा सफेद या काले में जवाब देने को तैयार हैं आप? बिल्कुल हूं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि शायद मैं फॉर्मर मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉर्मर पोएट और यंगेस्ट फॉर्मर फोटोग्राफर भी हूं। क्योंकि अभी ये सब फॉर्मर हो गया है, आगे देख रहा हूं। आगे नहीं, आप गीतकार भी हैं। आपने उम्मीद एक अपनी एल्बम निकाली थी, और एक खोज पर निकला हूं मैं। क्या खोया इस खोज में, और क्या पाया है आपने राजनीतिक खोज में? ये सोचना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि खोया महाराष्ट्र ने है। अगर आपने पिछले 2 साल 2.5 साल देखे होंगे, तो जो सरकार बनाई गई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, कि लीगल सरकार बनाई गई, हमारे सर पे बैठाई गई। और यही सरकार अगर आप देखें तो सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र से लेके जा रही गुजरात, भले वो वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, एयरबस टाटा हो, हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल हो, सारी जो चीजें हैं लेके जा रहे एक ही राज्य में। दर्द इसी बात का है कि अगर भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ के, राष्ट्रवादी को भी तोड़ के, पवार परिवार को फोड़ के अपनी सरकार बनाई, खोखा देके, धोखा देके, ये सब करके, फिर महाराष्ट्र को क्या मिला? और बात यही है कि जो खोया है, हमने तो जो होगा वो होगा, लेकिन महाराष्ट्र ने जो खोया है वो काफी अहम है। तो उस खोने में भूमिका तो आपकी सबसे बड़ी है। अभी कुछ देर पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर थे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने, सूबे के उप मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उन्होंने शपथ तो सुबह ही ली थी 5:30 बजे। 2.5 दिन की सरकार थी उनके, जैसे वो 2.5 अक्षर प्यार की एक फिल्म थी या कुछ, वैसे 2.5 दिन की सरकार थी उनकी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये धोखा जो आप कर रहे हैं, और जो अभी आपने बात कही, धोखा दरअसल आपने दिया। बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पर मुख्यमंत्री डी फैक्टो और डी जोरे वो आपने जिम्मेदारी ले ली। कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के सारे फैसले खुद ले लेते थे। एकनाथ शिंदे की भी तो कुछ अस्तित्व की लड़ाई थी। एक बात यह है, हम सबसे बुरे इंसान है दुनिया के, छोड़ दीजिए हमें, यहां बिठाइए भी मत। लेकिन उनके ही जो कलीग्स है, पंकजा मुंडे जी हो, एकनाथ खड़से जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, पूनम महाजन जी हो, विनोद तावड़े जी हो, राजपुरी जी हो, उनसे कहिए उनका करियर खत्म करने में किसका हाथ था? धोखा किसने दिया? पूछिए उनसे। मैं तो सबसे बुरा इंसान हूं। आप मीटिंग्स को चेयर करते थे या नहीं थे? आप बहुत जल्दी में है, युवा है, वो उत्सुकता और उत्साह ज्यादा है। जल्दबाजी में, हाँ, यही उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मुझे वापस आना था, मुझे बदला लेना था, तो 2 पार्टी फोड़ के, 1 परिवार फोड़ के मैं वापस आया हूं। तो जल्दबाजी में कौन था? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संदीप जी, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हाँ, फडणवीस साहब हो या भाजपा के कई सारे नेता हो, ये तू मैं की बातों में मुझे नहीं जाना है, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं रखती है। आज अगर आप इंसान से पूछे, आम नागरिक से पूछे, तो मैंने क्या कहा, फडणवीस साहब ने कहा क्या, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैंने यही बात रखती है कि 10 साल में भाजपा ने हमारे देश के लिए क्या किया है, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, बेरोजगारी जो है वो कब नीचे जाएगी, महंगाई कब कंट्रोल में आएगी,
जो वादे उन्होंने 2014 में दिए थे, जो होर्डिंग्स पे दिखे थे, अब की बार क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गए वो होर्डिंग्स? जो तो 5 मंत्री साल तक तो आप ताली पीट रहे थे, जो आप जो भी cheerleader सांसद थे जो बीजेपी के। जो भाजपा के 2014 से जो 2019 मेरी बात तक। सुनिए तो, हाँ। जो भाजपा के लोग थे सिलेंडर लेके बैठे थे रास्ते पे, 10 साल से मंत्री बने हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे वो एलपीजी के बारे में? क्यों नहीं बोल रहे गैस डीजल पेट्रोल के बारे में? मेरी बात यही है, चलो हम दुनिया में के सबसे बुरे इंसान हो गए, निकाल दीजिए हमें देश से, लेकिन हमारे देश का जो आज युवा है, देश की जो जनता है, जो किसान है, जो पीड़ित है, जिस किसान को आपने दिल्ली की बॉर्डर के पे रुकवाया, लाठीचार्ज कर रहा है, फायरिंग किया, वो आज पूछ रहे हैं हमारे देश के लिए आपने क्या किया? ये तू मैन की बातें में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ये दिलचस्पी जो अब भैया 4 जून के बाद में, 4 जून के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तब हम उस पर बात करेंगे। 2018-2019 में ये दिक्कत थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, बिल्कुल हुई। उसके बाद जीएसटी प्रॉपरली बिल्कुल थी। इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तब तो आप तालियां बजा रहे थे बीजेपी के लिए। आपको ये बताता हूँ, 370 कलम जब हटाया गया तब तालियां बजा रहे थे, हम जश्न मना रहे थे, क्योंकि हमारा भी वही सपना था 370 कलम को हटाया जाए, और आज भी है। लेकिन क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, परिस्थिति ठीक हुई है? कश्मीरी पंडित घर जा चुके हैं? इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ परसों, टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिज्म के खत्म हुआ है? कश्मीर में तो भाजपा को 2 चुनाव लड़ने के लिए 2 सीट को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लद्दाख में जो उनके उम्मीदवार थे, जो सांसद थे, उन्होंने तो माफी मांगी जनता की, एक ही भूल कमल का फूल कहां है? तो ये जो बातें हैं, मुझे लगता है ये काफी अहम है। डीमोनेटाइजेशन की बात जो हुई 2019 के चुनाव में, हमें भाजपा ने कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन पे बात ना करें, तब भी हम कहते थे कि ये गलती थी। जीएसटी बिल्कुल समर्थन है, लेकिन जिस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो गलत है। आज आप देखिए तो व्यापारियों की भी तकलीफ हो रही है, उन पे पीएमए लगाया जा रहा है। तो ये बातें जो है, जो कहना चाहिए वो कहते आए हैं, भले वो 2014 से 19 तक हो, 19 से 24 तक हो, सरकार में हो ना हो, हाँ से हाँ मिलाना यानी दोस्ती नहीं है। जहां गलत जा रहे हो वहां आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप गलत हो, और यही भाजपा को गलत लगता है कि आप उनकी गलतियां दिखा रहे हो, खामियां दिखा रहे हो। ये भाजपा तो कहती है सिर्फ ममक ही है। ये अंतरात्मा आपकी तब जागी जब सत्ता आपके हाथ से चली गई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फूट हो गई, 2 फाड़ हो गई। 14 से लेके 19 तक हमारे सारे स्टेटमेंट्स देखिए, हम भाजपा जैसे नहीं है कि पीठ में खंजर को बस के निकल जाए। इसलिए सरकार को हमने धोखा नहीं दिया, दोस्ती को हमने धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। लेकिन जो बात कहनी थी वो हमने करी। 2 साल पहले जब शिवसेना 2 फाड़ हुई तो उप मुख्यमंत्री उनको तो मुख्यमंत्री बनने के सपने थे, वो बेचारे ऊपर से। देवेंद्र फडणवीस ने एक और खुलासा किया कि इन विधायकों के बागी होने से 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, जो पीएस है मिलिंद आर्वेकर, उन्होंने फोन मिलाया कि उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, और जी पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, आप बनिए मुख्यमंत्री, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। आप तो पूरा हथियार डालने को तैयार बैठे थे सत्ता के लिए। एक काम कीजिए ना आप, अगर ये वो बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं कि उनका एक आप पोल लीजिए, एबीपी पे नेशन वाइड पोल लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी या कोई भी बीजेपी का नेता लीजिए, और उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके सामने रखिए, कौन किस पे ज्यादा विश्वास करता है, जनता किस पे ज्यादा विश्वास करती है। ऐसा कोई फोन नहीं हुआ, ऐसी कोई वार्तालाप नहीं। मुझे लगता है आप ये पोल लीजिए ना, मैं क्यों बोलूं और मैं उनको क्यों जवाब देते रहूं? मैं आज पूछ रहा हूं उनसे, वो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक वो आरोप लगाते जाए, उनको आरोप लगाने का ही काम दिया है। मेरा ये सवाल है कि आज जो देश की विषय है वो देश की विषय, चलो उन पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते, महाराष्ट्र के जो आपने हाल बना के रखे उस पे बात करते। ये तू मैं की बातें तो हो सकती है, बहुत हम 4 घंटे बैठ सकते हैं। तो वो बातचीत हुई थी कि नहीं हुई? मैं यही कह रहा हूं, चलो पोल लीजिए ना, पोल लीजिए, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। भाजपा में लीजिए पोल की फडणवीस साहब कितने सच बोलते कितने झूठ बोलते, आपको नतीजे आ जाएंगे। आप पोल लेने की जो बात कर रहे हैं, पोल तो चल रहे हैं, लेकिन एक असमंजस, एक रायता सा भी फैला हुआ है मराठी मानुष के मन में। और आजकल एक वो कविता कोई रायता नहीं है, ये दलदल जो है ये राजकीय दल फैलाते हैं, दलदल महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन एक आपको कहता हूं, एक कहावत है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो कीचड़ हमें आज दूर करना है। आप जो कमल की बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक कविता आजकल काफी पॉपुलर हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। शंकर हाड़े की जो लिखी हुई कविता है, उसमें दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त, और उसमें वोट उसको दे दी जिसको हम दुश्मन माने बैठे थे। कमल खिलने का भी जिक्र है। तो ये दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त एक आम
मतदाता समझ नहीं पा रहा कि हम किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन हैं। देखिए क्या होता है संदीप जी, इसमें दो बातें होती है। पहली तो वो कविता मैंने भी जाके लाइक की है, क्योंकि ये जो पूरा राजनीतिक माहौल बनाया हुआ है भाजपा ने हमारे राज्य में, हमारे देश में, हर एक चीज में राजनीति का स्तर नीचे लेके जाओ, गंदी राजनीति करो, ये तो भाजपा ही जिम्मेदार है इसको। 2014 से पहले इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। और ये दुश्मन बना दोस्त, दोस्त बना दुश्मन। दुश्मन कौन होता है? अगर आप किसी दूसरे दल में हो कि आप मेरे दुश्मन बन गए। जो असली दुश्मन है चाइना, जो हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, उस पर तो भाजपा बोल ही नहीं रही है। और पाकिस्तान तो भाजपा का ट्रम्प कार्ड होता है। पाकिस्तान के जो टुकड़े करने थे वो तो इंदिरा जी ने किए, भाजपा ने क्या किया है? और आप कोसते नहीं थकते थे उसी कांग्रेस को, एनसीपी को, जो आपकी अब दोस्त बन गई है। बिल्कुल, वो दुश्मन थे। हमारे दुश्मन नहीं थे। सवाल आपसे भी है ना ये? नहीं संदीप जी, हमारे दुश्मन कोई नहीं है। आज भी अगर आप पूछे तो भाजपा से मेरा वैयक्तिक दुश्मनी कोई नहीं है। जो हमारे साथ किया उन्होंने किया, लेकिन मेरे मन में उनके जैसा विष नहीं है, द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ गुस्सा इसी बात पे है कि आपने जो हमारे साथ करना था वो आपने किया, हमारे राज्य के साथ जो करना था आपने किया, आगे जाके आप हमारे राज्य का नुकसान कर रहे हो। कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद थे तब थे, शायद किसी विषय पे आज भी रहेंगे, जैसे भाजपा के साथ भी है। लेकिन जब वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे, उन्होंने प्रणब दा को भी ओपन सपोर्ट किया था, प्रतिभाताई पाटिल को भी ओपन सपोर्ट किया था, यहां अनेक लोगों को उन्होंने ओपन सपोर्ट किया है। बात यही होती है, आज जो बात आई है वो हमारे संविधान की है, हमारे लोकतंत्र की है। आपकी विचारधारा की भी तो है, आपके डीएनए की भी तो है। बिल्कुल। आप जो हिंदुत्व की ताल ठोकते थे, आजकल आप धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करते दिखाई भी दे रहे हैं। भाजपा की भाषा कर रहे हैं, या भाजपा की भाषा कर रहे हैं। एक मिनट, चुनावी रैलियों में हमारा मेरे हिंदू भाइयों बहनों की जगह अब मेरे देशभक्त भाइयों बहनों कहने तो देशभक्ति से आपको कोई विरोध है? आपको भाजपा को विरोध है कि आपको विरोध है? अब आपको थोड़ी देशभक्ति से आपको कोई तकलीफ है? नहीं, आपका देशभक्ति से कोई आपको तकलीफ है? आदित्य नहीं, आप मुझे कोर वोटर पूछ रहा है। आप मुझे जवाब दीजिए। कोर वोटर हमारे साथ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो कंफ्यूजन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो पक्के हिंदू थे, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। एक मिनट, मुझे बताइए ये मिंदे या भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आप हिंदू हो या नहीं हो? वो कौन होते सर्टिफिकेट? तो कह रहे हैं वो तो खुद भाग गए। डरपोक लोग कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? आप तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल में नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा को पहली बात हम 22 जनवरी को न्योता था, नहीं गए। एक मिनट, जो कालाराम मंदिर को हम गए थे वो हमारे रामलल्ला यहाँ भी है। और जब भाजपा भूल चुकी थी अयोध्या को, तब 2018 में हम पहले गए थे और हमने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। राम मंदिर का जो फैसला आया है वो भाजपा के ऑर्डिनेंस की वजह से नहीं आया है। जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ में लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया, या जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घुमाने को लाया था वो इलेक्शन कमीशन का, वैसे उन्होंने नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, भाजपा का कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से। हमने यहाँ सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, और तब भी 2 बार जाके आए राम मंदिर, और जब जीतेंगे तब भी जाके आएंगे। तो लेकिन क्या भाजपा के नेता हमारे भवानी माता के मंदिर में आएंगे? भाजपा के नेता और इलेक्शन कमीशन हमसे कहती है जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। कौन होती है भाजपा और इलेक्शन कमीशन हमें कहने से कि जय भवानी और जय शिवाजी मत कहो? आपके थीम सॉन्ग से वो शब्द हटाने के लिए हमारी सास है जय भवानी जय शिवाजी। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा कौन होती है? भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाली? चुनाव आयोग क्या पक्षपात कर रहा है, आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, उनका एक एब्रीविएशन है ECI, EC बोलते हैं उन्हें। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। इंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। आपकी धर्म का जी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी मानने करते हैं। ये देखिए, तालियां और जनसभाएं और रोड शो, ये शगल हो गया। ये कोई आजकल अंदाजा नहीं देता है। हो जाए तो आप स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए। आपको मुस्लिम वोट बैंक की दरकार है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। जो भी हमारे भारत देश का वासी है, भारतीय नागरिक है, क्या वो गलत है? जब भाजपा PDP के साथ जाती है तो चाणक्य कहते, जब वो हमारे अलायंस में आते तो देश विरोधी हो गए। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाजपा कौन होती है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या हिंदुत्व के सर्टिफिकेट देने वाले। जो भी आज हमारे साथ काफी लोग ऐसे हैं, वो वाजपेयी साहब के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, आज देशद्रोही हो गए। ये कैसी बात हुई? तो मुझे लगता है भाजपा से आप प्रमाण पत्र ना ले। 4 जून को फैसला देश सियासी दुकानदारी हो रही है या हिंदू मुसलमान पाकिस्तान? हमारा हिंदुत्व है जो दिल से आता है। जाता है क्या? हमारा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा हाथ को काम नहीं दे रही है। जो काम मिल रहा है वो ट्रोलर्स को मिल रहा है, लेकिन भाजपा हाथ को काम नहीं दे पा रही है। यही बात हम कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। 10 साल के आप इतिहास में देखिए, यही 10 साल देखिए, जो जो वादे हमने किए पूरे कर दिखाए। किसानों को हो, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को।
एक भी मुझे भाजपा का वादा दिखाए जो उन्होंने पूरे कर दिखाए। उस पर आप चर्चा के लिए भाजपा को मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे अरे हैं? हम कौन होते हैं भाई? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस ने पीएम साहब को और राहुल गांधी जी को न्योता दिया है। एक ने शर्त मान ली है, दूसरे अभी आने जरूरी है। मैं तो कब से कह रहा हूं यहां इस लेवल पे चलो। पहले तो मैं कहता था सिर्फ इलीगल सीएम को मेरे सामने बिठाइए, इलीगल सीएम को सामने बिठाइए, दोनों डीसीएम को मेरे सामने बिठाइए, मैं यहां अकेला बैठने के लिए तैयार हूं। बात करते हैं आज हमारे महाराष्ट्र की जो स्थिति है उस पे बात करते हैं। क्यों हमारे इंडस्ट्रीज को भेजा जा रहा है गुजरात? क्यों हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? बात करते हैं। यहां आप मॉडरेट कीजिए, वहां तीनों को बिठाए, मैं अकेला बैठने को तैयार हूं, टीवी के सामने बैठने को तैयार हूं। पर आपने जिक्र किया शायद कि एक डीसीएम अभी भी होटल में थे, जो बुलाइए उनको। जो सुप्रीम कोर्ट के जज या एन राम ने जो न्योता दिया है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। तो क्या ये माना जाए या आप मान रहे हैं कि विपक्ष के दरअसल चेहरा राहुल गांधी हैं? चलो कोई भी और दूसरे को आ जाइए, जो जिन्होंने न्योता दिया उनसे पूछे। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शरद पवार उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ अब ऐसे बिल्कुल नहीं कदम कहा ताल हमने। करनी चाहिए, कांग्रेस में शामिल भी हो जाए देखिए मैं विपक्ष। आपको कहता हूं तकलीफ इसी बात की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस में मिलने को तैयार है क्या? तकलीफ इसी बात की है, भाजपा को लगता है कि उनके पास एक ही चेहरा है और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज उनको लगता है कि देश में 100 करोड़ जनता मूर्ख है और एक ही व्यक्ति, मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति है जो देश को चला सकती है, जो डिमोनेटाइजेशन करवा सकती है, जो नौकरियां छीन सकती है, जो देश से रोजगार भगा सकती है। एक ही व्यक्ति है। उनको ये नहीं लगता कि 100 करोड़ जनता में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। फिलहाल अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि शायद बदली हो जाए केंद्र में, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे 100 करोड़ जनता में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को अच्छा चला सकता है। और जब बात रहती है विलीन होने की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पार्टी है वो ऐसी है और देश में और फैलती जाएगी, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारा कार्य जो है 2.5 साल का भले हो, वो देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया सवाल मोदी के बाद कौन, पर मोदी के सामने कौन? सवाल तो अभी ये है ना, जनता इसका जवाब तलाश रही है, जवाब नहीं मिल रहा। उनके सामने हमारे देश का संविधान है, उनके सामने हमारे देश का लोकतंत्र है, उनके सामने हमारे देश का वो युवा है जिसको नौकरी नहीं मिली है। आज वो लोग हैं जैसे रेवन्ना की, जो रेवन्ना ने जिनके बलात्कार किए है, वो भी तो सारे पूछ रहे हैं। तो ये भी तो जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। ये जवाब जिस रेवन्ना का जाके प्रचार करते हैं, जो हमारे यहाँ विरोधी पक्ष में दक्षिण मध्य मुंबई में एक दूसरे रेवन्ना है, वो भी तो कल पीएम साहब के साथ खड़े रहेंगे। तो ये सवाल तो उनको, ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा, पर कांग्रेस नेचुरल लीडर है क्या? ऑपोजिशन की अगुवाई कांग्रेस की आपको होगी? क्या ये नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? आप भी भाजपा की विचारधारा के होके कि एक ही आदमी बन सकता है, कि सारे दूसरे लोग नालायक है? ये किसने कहा? ये भाजपा कह रही है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप भी वो मानते हो, कि आप भी मान सकते हो कि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री बन सकते हो? विपक्ष में पहला हक किसका बनता है? कांग्रेस का बनता है कि मुझे लगता है उद्धव ठाकरे हो सकते हैं मुझे प्रधानमंत्री लगता है पद के हम ये उम्मीदवार? सपने नहीं लेके चल रहे, कोई भी ये सपना नहीं लेके चल रहा है। हमारी लड़ाई, जैसे भाजपा एक कुर्सी के लिए लड़ रही है, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के लिए है, देश के संविधान के लिए, जो संविधान भाजपा बदलना चाहता है। उनको द्वेष है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से, उनको द्वेष है ये संविधान से, भाजपा को द्वेष है लोकतंत्र से। आप कांग्रेस वाला सवाल लगातार थोड़ा सा उनका जवाब मैं उससे क्यों दूं? बच के उनसे चल आप रहे। पूछे, मैं तो शिवसेना उद्धव शरद बाळासाहेब ठाकरे पवार को दूंगा, ने इंडिया आघाड़ी को दूंगा। जो ये आइडिया फ्लोट किया है, इसमें दरअसल वो आपको चेकमेट भी कर रहे हैं, दबाव, राजनीतिक दबाव भी डाल रहे हैं कि 4 जून के बाद शिवसेना वालों इधर उधर मत हो जाना, देखिए कहीं फिर से मोदी के साथ जो भी हाथ बात मत मिला कीजिए, लेना। मेरा आज जो लक्ष्य है वो मेरे संविधान का रक्षण है और मेरे लोकतंत्र का रक्षण है। अगर ये नहीं रहा तो हम ऐसे बैठ भी नहीं पाएंगे सवाल और जवाब करने के लिए। आज की तारीख में शिवसेना का हाल अभिमन्यु की तरह है, आपका हाल अभिमन्यु की तरह है। चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, अस्तित्व की लड़ाई है, ये आर पार हो रही है। आप रह भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। भाजपा के लिए कि हमारे लिए? आपके लिए। 4 जून को आप भाजपा से देखिए, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ईडीआईटी सीबीआई पे निर्भर है। जिस दिन वो उनसे हाथ से निकल जाए कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं ये नहीं कहता, मैं नड्डा साहब जैसे नहीं कहता कि कोई पार्टी रहे ना रहे, हर एक पार्टी रहनी चाहिए, हर एक आवाज रहनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी साहब की जो भाजपा थी वो दोस्ती में विश्वास रखती थी, विश्वासार्था में विश्वास रखती थी, को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखती थी। देश की हर आवाज
उनके मन की बात, देश के मन की बात, दिल की बात मानने में विश्वास रखती थी। आज स्थिति ऐसी हुई है कि आज देश देखे तो एक मजबूर देश हुआ है और मजबूत एक ही नेता हुआ है। हमें मजबूत देश चाहिए और इसलिए मिलीजुली सरकार की जरूरत है। मजबूत देश चाहिए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के, आपके ग्रैंडफादर के, उन पर बहुत एहसान है, वो कभी उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जहां मौका मिलेगा उस एहसान को वो चुकाने की कोशिश भी करेंगे। तो उनकी मजबूती का मैं सिर्फ एक धन्यवाद जरिया तो कहूंगा, नहीं बन लेकिन एक ही जाएंगे। बात है कि उन्हीं के पार्टी ने हमारे सबसे कठिन काल में, एक सबसे कठिन समय चल रहा था, उसी काल में मेरे पिताजी को धोखा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धोखा दिया और हमारी सरकार तोड़ी, हमारी पार्टी तोड़ी, हमें फिनिश करने की कोशिश की। तो ऐसे प्यार हो तो इस प्यार से बच के ही रहे। उद्धव ठाकरे ने फोन भी किया, सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन तक फोन नहीं उठाया, कोई बातचीत नहीं की थी। चलो 2 इस पर साल विश्वास पहले की रखते हैं। बात, इस पर विश्वास करें। अभी क्या है कि जो वो बोलते हैं, हाँ। अभी मैं कोई जवाब दूं तो फिर वापस तू मैं हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि मुद्दे की बात करते हैं, किसी ने किसको फोन किया, नहीं किया, कैसे किया, क्या बातचीत हुई, आज के लोकसभा चुनाव में इसका क्या महत्व है? जो देश का युवा है वो पूछेगा, यार मेरी रोजगार का क्या, मेरी रोजी रोटी का क्या? जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक को छत मिलने वाला था 2022 तक, वो पूछेगा मेरे घर का क्या? जो किसान आत्महत्या करे उसको क्या लेना देना है कि उद्धव ठाकरे ने मोदी साहब को फोन किया कि नहीं किया, या देवेंद्र फडणवीस साहब ने मेरी ग्रूमिंग की कि नहीं की? वो तो यही पूछ रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हो आप? उसमें आरक्षण भी एक मुद्दा है और आरक्षण के 2 पहलुओं पर मैं आपका नजरिया यहां पर चाहूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, उन्होंने बाद में कहा कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं जानता हूं। पर प्रधानमंत्री मोदी अब ये कहते घूम रहे हैं कि विपक्ष को अगर इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे तो ये सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये पहला इंडिकेटर होता है कि भाजपा हार रही है चुनाव। जब जब भाजपा चुनाव हारने की नजदीक आते हैं तो पहला इंडिकेटर है हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ना चले, हिंदुओं में जाति जाति में तेढ़ निर्माण करो। वो ना चले तो जिले जिले में कोई झगड़ा लगाओ, और वो ना चले तो फिर पाकिस्तान से किसी को कुछ बुलाओ। हम तो नहीं गए थे ना, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो नहीं गए थे ना पाकिस्तान में केक खाने के लिए। बात यही मैं कहना चाहता हूं कि हर एक राज्य में अपनी अपनी बात होती रहती है। जैसे हम यहाँ मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मराठा आरक्षण होना चाहिए। एक मुसलमान का भी मैं पूछ मेरी रहा हूं पूरी आपसे। बात तो सुन लीजिए। मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, ओबीसी को लगता है कि उनका आरक्षण कम हो जाएगा। तो आज जो भाजपा सबको फंसा रही है, लड़ा रही है, हमारी बात यही है कि जो भी बात हो देश के संसद भवन में हो। आज बातें हो रही है संसद भवन में, कितनी डिबेटें हो रही है उस पर। तो मैं यही कहता हूं कि कौन क्या कह रहा है। आज तेजस्वी यादव वहां से एक्टिव है, उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा है, मुझे पता नहीं। लालू जी की बात मैंने नहीं सुनी अभी तक। लेकिन मेरा यही मानना है, हमारे इंडिया आघाड़ी का, जो इंडिया गठबंधन का जो एक कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम है, मिनिमम नहीं कहता, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम आवाज है। बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्योंकि एक ही आवाज है उनमें, वो मिनिमम है। हम देश की सारी जनता की आवाज सुनना चाहते हैं। कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम जो है उसमें तो ये बात नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़ा नहीं है उसी पे बात चला रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी जवाब नहीं दिया। मुसलमानों को मैं आरक्षण ऑरेंज में बात करूंगा ना, मुसलमानों को, रंग तो ऑरेंज है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, मैं यही कहता हूं कि हमारे हर एक देश की आवाज सुननी चाहिए। किसको आरक्षण मिले ना मिले, हर जाति को या किसी को, ये संविधान की बात हो, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। लेकिन भाजपा जिस पे लड़ा रही है वो नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा है, जैसे मराठा आरक्षण, हमारे महाराष्ट्र की जो बात है, मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, हम तो कह रहे हैं 50% से ज्यादा आरक्षण की आज जरूरत है। जितनी आबादी उतना हक, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन मैं वापस आपको इसी बात पे लाऊंगा कि ये जो भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण सिर्फ भाजपा के ही डायनेस्टी को मिलेगा। बीसीसीआई में भाजपा के ही परिवार वाले लोग बैठेंगे, आपको नहीं जाना मिलेगा। तो आपको वो मानने होगा तो कीजिए भाजपा को। आप बीजेपी पर इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस, उनका फिर से जिक्र कर उनका भी परिवारवाद तो है ही। फैमिली फर्स्ट। नहीं, तो फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है। फर्स्ट ये कर रही है शिवसेना। फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है, वो भी तो डायनेस्टी से है। पीयूष गोयल साहब के डायनेस्टी से नहीं है। बेटा राजनीति में आए क्योंकि पिता राजनीति में थे, वो अलग है। लेकिन एक फैमिली तो अगर भाजपा में हो, पूरी तो पार्टी पर भाजपा कब्जा में हो, किए रखे, तो वो अलग हो जाता तो है। फिर भाजपा में आप बन जाए तो चल जाता है।
तो केटल ही पूरी ब्लैक है तो क्या करें अभी। प्रशांत किशोर एक और चुनावी रणनीतिकार हैं। वो कहते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पॉटेड प्लांट्स हैं, गमले में खिले हुए पौधे हैं, ये ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, हम जाए खुश है, इसलिए तो थोड़े दूर हो गए उनसे दूर हो गए। देखिए ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये काफी सारे उनके पर्सपेक्टिव्स हो गए, क्या कहूं मैं उनपे। तू मैं मुझे बहुत इत्मीनान में हैं आप। नाम से लीजिए, नो प्रॉब्लम, गाली दीजिए हमें, लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र के लिए लड़ते रहूंगा। तो लड़ाई के पूरे मूड में, और ये लड़ाई सिर्फ 4 जून को खत्म नहीं होने वाली है, उसके 4 महीने बाद एक और लड़ाई भी होगी, और वो है विधानसभा लेकिन चुनाव 4 की। जून ये तय करेगा कि हमारे देश का संविधान जैसे है वैसे रहेगा कि भाजपा का संविधान बनेगा। 4 जून ये तय करेगा कि देश में अगले चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, और इसे मैं कहता हूं मशाल को वोट कीजिए। तो जो ये विधानसभा चुनाव है, इसमें महाविकास अघाड़ी की अगुवाई कौन करेगा, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? विधानसभा का तो 4 महीने है, पहले तो देश का चुनाव है, उसी पे उद्धव बात ठाकरे करते फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख है, देश ने देखा हुआ है उनका काम क्या है। अगर मगर की बातों में ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर मगर की बातों में ज्यादा कोई मुझे दिलचस्पी नहीं या है। जमीन तैयार कर दी है, आरोप लगते हैं कि वो आपके लिए जमीन तैयार कर रहे थे, और आज जैसे आप जवाब दे रहे हैं, धारदार जवाब दे रहे हैं, वो मुकम्मल हो गई तो तैयारी। चलो आपने ये तो स्वीकार कर आदित्य लिया कि मैंने ठाकरे धारदार का- जवाब दे दिए। आदित्य और ठाकरे हम जमीन पे ही रहने वाले हैं। अब एक और अवतार सामने आएगा क्या? मैं जो हूं, जैसे हूं, जनता में हूं, जमीन पे हूं, वैसे ही खुश हूं। लोग आगे लेके जाते हैं, मेरे यही सपने हैं कि देश की सेवा करूं, महाराष्ट्र की सेवा करूं, अपने लोगों की सेवा करूं, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना रंग देखे, बिना भाषा देखे। तो अब ऐसे में आखिरी सवाल आपसे, 29 साल की उम्र में चुनाव लड़े, पहले ठाकरे परिवार के सदस्य, चुनाव लड़ने वाले, मंत्री भी बने, उच्च शिक्षा भी आपका एक मंत्रालय था, और वही गाना उम्मीद जो आपकी एल्बम थी कि एक खोज पर निकला हूं मैं, तो राजनीति में जो आए और अब तक जो खोज की है, फैसले को रिग्रेट तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। एक ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम लोग ज्यादा आर्टिस्टिक हो, जैसे दूसरे राजनीति नेता होते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, वो नहीं करते हो, नहीं आती है तुमको। मुझे लगता है यही हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे जो उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जो बहुत सारे अन्य लोग भी होंगे, किसी को गंदी राजनीति पसंद नहीं है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आज इस होर्डिंग पे, कल उस होर्डिंग पे, आज प्यारी बातें कर रहे हो, कल कोई दूसरी बातें कर रहे हो, ये राजनीति कभी ना कभी बदलनी जरूरी है, और इसलिए हमें इस क्षेत्र में रहना पड़ेगा और साफ तो करना पड़ेगा। वैसे यू सरप्राइज मी टुडे, मुझे ऐसा नहीं अंदाजा था कि इतने आक्रामक तेवर भी दिखेंगे। ये तेवर टीवी के लिए, कैमरे के लिए ही अपनाए हैं या ये नेचुरल है? नहीं, मुझे लगता है ये तो जैसे है वैसे आए, और हर बार जरूरी नहीं कि तलवार लेके ही घूमो। जब उसे अंदर रखना होता है अंदर रखते हैं, लेकिन जब सामने से ऐसी कोई डिबेटिंग होती है अच्छी, तब मजा आती है बात करने में, क्योंकि ये जो सत्य परिस्थिति है देश की, वो बोलना तो जरूरी जो है। गीत लिखा था, और एक हल्के हल्के भी गीत था आपका, उस गुनगुना पे भी मना सकते जाए हैं क्या? उस पे ना जाए। क्या ऐसा जो क्या? जो अगर वोट है, अगर मैं गाऊं तो सारे वोट विपक्ष में चले जाएंगे, वो मत कीजिए मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य you. ठाकरे, बेबाक बातचीत के लिए। सत्र आगे भी जारी रहेगा, लेकिन 4 जून का अब तो इंतजार और उत्सुकता से किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।